हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था कोशिका का चैप्टर सेल का, जिसमें हमने इसके पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिया आपके सिलेबस के। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर लिया है, तो आपके इसके जो इस क्वेश्चन है वो आपसे अच्छे से बन जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज की थी, ठीक है, मीन्स सेल का डिस्कवर किसने किया था, कोशिका की खोज किसने की थी। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 1 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी मोहल ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने और ऑप्शन डी स्लीडन ने। तो कोशिका की खोज, जब हमने कोशिका स्टार्ट किया है, सेल जब हमने पढ़ा है, तो हमने स्टार्टिंग में किया था कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर आपको क्वेश्चन आता है किसमें की थी, तो आप इसमें जानते हैं, आपने स्टडी किया है कि उन्होंने कॉर्क के पतले काट में जो छोटे छोटे खाली बॉक्स, निर्जीव बॉक्स को देखा था, उसमें से उन्होंने कोशिका का उसे नाम दिया था, वहीं से कोशिका की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या होगा, कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। तो ऐसे हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और रही यहाँ पे बात रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी, केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। स्लीडन क्या थे, स्लीडन क्या थे, वानस्पति वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, सभी कोशिका क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मतलब हमारे जो कोशिका है, सेल्स है, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जब मैंने आपको कोशिका बताया था, सेल को पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था कि जो कोशिका की थ्योरी वैज्ञानिकों ने दी थी, ठीक है, कोशिका की थ्योरी जब उन्होंने दी थी तो उन्होंने समझाया था कि इस प्रकार में कोशिका कैसी कैसी है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो कोशिका में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं के कारण ही हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारी जो बॉडी जिससे बनी है कोशिका, उसमें होने वाली प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही होती हैं, ठीक है। तो सभी कोशिकाओं क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हमारे पास ऑप्शंस में है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी केंद्रिका। तो हमारा इसमें से आंसर आपको ऑब्वियस सी बात है केंद्रक। तो केंद्रक हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि कमांड ऑफ सेल्स, मतलब कि केंद्रक जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, कोशिका को कमांड करता है, कमांड देता है, पूरे उसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। केंद्रक उसके सेंटर पे प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो सभी कोशिका क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, एक्टिविटी है सेल्स की, जितनी भी उसके जो ऑर्गेनेल है, मतलब कि उसकी कोशिकांग है, तो ये सब का कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो हमारे केंद्रक, कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस के द्वारा होता है। तो हमारा ऐसे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है ना कोशिका का, सेल का, तो उसी से रिलेटेड ही, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अगर आपने इसको अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से समझा है, तो आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ये सब क्वेश्चन इजी है फिर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 में। तो हमारा क्वेश्चन 3 है, युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। युग्मक का निर्माण होता है, मीन्स जाइगोट का निर्माण किसमें होता है, तो हमने सेल डिवीजन पढ़ा है। तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको आप याद कीजिएगा कि इस चीज को मैंने किस में पढ़ा है, ठीक है। उसमें जिस टॉपिक में आपने पढ़ा होता है उसको याद कीजिएगा, उसको समझिएगा कि इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ था, कौन सी अगर स्टेज है, अवस्था है, तो उसमें क्या हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 है, युग्मक का निर्माण होता है, मतलब जाइगोट का निर्माण किसमें होता है। तो यहाँ पे विभाजन की अवस्थाएं दी हुई है, हमने समसूत्र विभाजन पढ़ा है, मतलब माइटोसिस पढ़ा है, अर्धसूत्र विभाजन पढ़ा है, मतलब मियोसिस पढ़ा है, असूत्र विभाजन एमाइटोसिस पढ़ा है, और डी कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण।
तो युग्मक का निर्माण हमने पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन में। जब हमने मेयोसिस पढ़ा था, अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था, तो वो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जनन अंगों, मतलब जनन अंगों की कोशिकाओं, जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो इस विभाजन से क्या होता है, जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं इस विभाजन के कारण। और इस विभाजन से हमने जब इसका महत्व देखा था, इसकी विशेषताएं देखी है अर्धसूत्री विभाजन का, मेयोसिस का, तो उसमें भी हमने पढ़ा है कि इसके द्वारा युग्मक का मतलब जायगोट का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी, युग्मक का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखते हैं कि जंतु कोशिका से पादप कोशिका को अलग करने वाला अंतर है। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं कि जो जंतु कोशिका में जो नहीं होता है, पादप कोशिका में जो नहीं होता, मतलब इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इन दोनों की कोशिकाओं में क्या अंतर है। ठीक है, तो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है, तो उसके दोनों के स्ट्रक्चर हमने पढ़ चुके हैं कि जंतु कोशिका कैसे दिखती है, पादप कोशिका कैसे दिखती है, इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अगर हमने जंतु कोशिका पादप कोशिका में डिफरेंसेस देखे हैं, अंतर देखा है, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिका में पादप कोशिका को अलग करने वाला अंतर, चूंकि दोनों ही बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं दोनों पर। इन दोनों में, अब दोनों सेम है पर दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है, ऑप्शन ए दिया है गुणसूत्र की उपस्थिति, ऑप्शन बी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, ऑप्शन सी दिया है जीव द्रव्य की उपस्थिति, और ऑप्शन डी दिया है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक है, तो गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि क्या है, ऊर्जा का घर बोलते हैं, ठीक है, पावर ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि उसमें ऊर्जा जो होती है एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसका यूज करते हैं जीव। और ऑप्शन सी है जीव द्रव्य की उपस्थिति, तो कोई भी कोशिका है जो सेल, उसमें जीव द्रव्य तो रहेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंस उसमें रहेगा ही, तो ऑप्शन डी क्या है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिका में जो सेल वॉल होता है वो नहीं पाया जाता है, जबकि जो पादप कोशिका, जो प्लांट के सेल्स होते हैं, उसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। अब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों की कोशिकाओं में, इन दोनों के सेल्स में डिफरेंस क्या है कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होती है और पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक है, क्वेश्चन 4 तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका मैंने आपको समझ आता है कि प्रोकैरियोटिक मतलब कि जो कम विकसित मान सकते हैं उसको निम्न वर्गीय जीव मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जीव, ऑप्शन ए आपके पास दिया है जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य तो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन बी दिया है गुणसूत्र, ऑप्शन सी है केंद्रक, और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम तो एक कोशिकांग है, ऑर्गेनेल है, और बी गुणसूत्र, तो सभी जीव में गुणसूत्र तो पाया ही जाता होगा, भले वो किसी फॉर्म में हो, और ऑप्शन सी है केंद्रक। तो क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है मतलब वो कम विकसित होते हैं। ठीक है, तो उनमें उतने ज्यादा डेवलप स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, जैसे यूकैरियोटिक जो मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो बहुत अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग कोशिकांग भी पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों, केंद्रक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी पाया जाता है, उसमें केंद्रिका पाई जाती है। बट प्रोकैरियोटिक जैसे मैं बताया निम्न वर्गीय जीव, तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो केंद्रक न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, इसको कंटेन करके रखता है गुणसूत्र को। बट जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, अगर आपने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना देखी होगी, तो आपने गुणसूत्र को ऐसी उसके कोशिका द्रव्य में फैले, जीव द्रव्य में फैले देखा होगा। ठीक है, उसके वहां पे उसको
कोई केंद्रक उसको कवर नहीं करता, केंद्रक के अंदर कवर नहीं होते हैं, तो आप उसका ऑप्शन सी होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो वहां पे हमारा 6 है, समसूत्री कोशिका विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितने संतति कोशिका की उत्पत्ति होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन मतलब कि माइटोसिस से, माइटोसिस में एक कोशिका से, एकमात्र कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, मतलब कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो क्या होता है, हमने माइटोसिस पढ़ा है, समसूत्री विभाजन पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होगा, ये जो विभाजन है क्रमोत्तर होता है, एक ही क्रमोत्तर, मतलब कि इसमें जो विभाजन है एक ही बार होता है, चाहे केंद्रक को हो चाहे कोशिका द्रव्य का हो। तो ये विभाजन एक क्रम में होता है, एक क्रम में होता है, मतलब कि इससे एक द्विगुणित कोशिकाओं से 2 द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब एक मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा, जिसमें जो क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या अपने मात्र कोशिका के बराबर ही होती है, उसके समान होती है। तो यहाँ का ऑप्शन आपका 2, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो 2 है कि समसूत्री कोशिका विभाजन से एक मात्र कोशिका से कितने, तो 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पे। तो है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के एकमात्र कोशिका से कितने संतति कोशिका की उत्पत्ति होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के एकमात्र कोशिका से कितने, हमने समसूत्री विभाजन पढ़ा था जिससे एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता था। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में मैंने आपको पढ़ाया है कि एक जो मात्र कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें जो कोशिका होती, मात्र कोशिका होती है, उसका विभाजन 2 बार होता है, 2 क्रमोत्तर होता है, मतलब कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में एक द्विगुणित कोशिका से 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये जो अगुणित जो केंद्रक बनते हैं उससे वो क्या करते हैं, आगे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में जाते हैं, फिर से 2 और होते हैं, मतलब टोटल एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है जो 4 है, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन से एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कोशिका सेल का जो चैप्टर है उसमें से मैंने कुछ MCQ लिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोल सकते हैं। तो इसलिए है ये क्वेश्चन इसलिए है कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है, कितने अच्छे से स्टडी किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने से आपके जो टॉपिक्स है, जो टर्म्स है वो क्लियर होते रहेंगे। तो आप जितने अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से आप इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन है वो आपके इस कोशिका सेल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने इसे अच्छे से स्टडी किया तो ऑब्वियसली आपको ये सब क्वेश्चन इजीली बनने चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही है कि आप कितने अच्छे से इसे समझते हैं, चैप्टर को कितने अच्छे से स्टडी किया है आपने। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बनने ही चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए हैं जो कि मैंने टॉपिक आपको कवर कराए हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ठीक है, और अगर इस कोशिका सेल से चैप्टर से रिलेटेड और मुझे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं जरूर आगे से और सॉल्व करवाऊंगी आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।